हेलो दोस्तों, सेक्शन रूट में आपका स्वागत है। आज है 3 जुलाई और आज आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम था जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया। दोस्तों आज हम इस सेशन में 3 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताता है ताकि नेक्स्ट आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट देखने को मिलेंगी। एक बात और दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जॉब से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आते रहते हैं उसकी भी जानकारी जो है अपने इस चैनल के माध्यम से आपको करवाता रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको फॉरवर्ड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि राइट टू हेल्थ बिल जो है राजस्थान सरकार के द्वारा कब लागू किया गया था। तो राइट टू हेल्थ जो बिल था राजस्थान के द्वारा जो है 21 मार्च 2023 को जो है लागू किया गया था। तो 21 मार्च 2023 इसका करेक्ट आंसर होता। राइट टू हेल्थ ही शायद जो है क्वेश्चन पूछे गए थे, कन्फर्म तो नहीं मिल पाए थे, लेकिन देखा जाए तो राइट टू हेल्थ ही शायद पूछा गया होगा क्योंकि इसी के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। तो राइट टू हेल्थ यदि पूछा गया होगा तो यह जो है राजस्थान सरकार के द्वारा लागू किया गया था और यह जो है 21 मार्च 2023 को शुरू किया गया था। भाई देखें तो राजस्थान जो कि अशोक गहलोत जो कि यहाँ की सरकार थी, अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है 21 मार्च 2023 को जो है इसको शुरू किया गया था, जो कि 15वीं विधानसभा के 8वें सत्र के दौरान जो है राइट टू हेल्थ बिल को जो है पास किया गया था। वहीं देखें तो इस बिल के जो अध्यक्ष जो थे इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एवं बिलियरी साइंसेस दिल्ली के निदेशक जो थे प्रोफेसर डॉक्टर एस.के. सरीन जो कि इस समिति के अध्यक्ष थे। वहीं देखें तो स्वास्थ्य जो था ना, स्वास्थ्य का अधिकार जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है प्रदान किया गया है। तो इन प्रमुख फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो यक्षगान जो लोक नृत्य है जो कि कर्नाटक राज्य से संबंधित है, तो कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर होता। आज जो है लोक नृत्य से कुल 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो इसलिए जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है तो लोक नृत्य और जितने भी स्टेट से संबंधित प्रमुख नृत्य हैं उसे कवर करके जरूर जाएगा, क्योंकि नृत्य से 1 से 2 क्वेश्चन डिफिनेट देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए इनसे जुड़ी कुछ प्रमुख फैक्टों को देख लेते हैं। जैसे कि यक्षगान जो कि कर्नाटक का एक पारंपरिक रंगमंच है, जो कि जिसका शब्द बलि जो होता है यक्षगान होता है, सॉरी यक्षगीत होता है। वहीं देखें तो कर्नाटक जो है उडुपी जिले में जो है यह विकसित हुआ था। यह जो यक्षगान है जो कि कर्नाटक के उडुपी जो जिला है वहीं पे इसके विकास हुआ था। इसकी उत्पत्ति देखें तो 10वीं से 16वीं शताब्दी के बीच मानी जाती है। यक्षगान की उत्पत्ति जो कि विजयनगर साम्राज्य की शाही दरबार में हुई थी। कुछ अन्य प्रमुख नृत्यों में देखें तो चरकुला एक नृत्य है जो कि कृष्ण युग के जन्म के समय किया जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत लोकप्रिय है। यानी कि चरकुला नृत्य जो कि उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट गरबा जो कि गुजरात के एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो कि नवरात्रि के समय में किया जाता है। तो क्वेश्चन इस रूप में भी पूछा गया है कि नवरात्रि के दौरान जो है गुजरात में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो आप इसे ध्यान में रखेगा कि नवरात्रि के दौरान जो है गुजरात में गरबा नृत्य किया जाता है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कुचिपुड़ी कौन सा राज्य का लोक नृत्य है। तो कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश के संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होता है। वहीं देखें तो कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। वहीं देखें तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश के कुशलाबपुरी जो गांव है आंध्र प्रदेश के अंतर्गत, वहीं पर जो है कुचिपुड़ी की उत्पत्ति मानी जाती है। वह देखें तो यह जो है विजयनगर एवं गोलकुंडा शासकों के द्वारा जो है इस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया गया था। आंध्र प्रदेश के कुछ प्रमुख लोक नृत्यों में देखें तो कुचिपुड़ी और बिलासिनी नाट्यम, आंध्र नाट्यम, भामाकल्पम, वीरनाट्यम, दप्पू, टपेटा गुल्लू, लंबाडी भी जो कि मोस्ट फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है लंबाडी के बारे में, तो आप ध्यान में रखिएगा कि यह आंध्र प्रदेश का एक नृत्य है। धिमसा, कोलट्टम, बुट्टा, मुंबालू, ये सभी जो है आंध्र प्रदेश के प्रमुख नृत्यों में से एक हैं, तो इन सभी को ध्यान में रखेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। क्वेश्चन इस रुपये में तो पूरा नहीं पूछा गया था। पंचवर्षीय योजना से संबंधित जो है स्टेटमेंट वाइज जो है क्वेश्चन पूछा गया था। आपको स्टेटमेंट दे दिया गया था और उनसे संबंधित जो है आपको क्वेश्चन देखना था। तो पंचवर्षीय योजना से संबंधित, पहली पंचवर्षीय योजना से संबंधित जो भी फैक्ट है आपको कवर करवा देता हूँ। तो जिनका भी नेक्स्ट डे में एग्जाम है तो पंचवर्षीय योजना भी कवर करके जाइएगा, क्योंकि पंचवर्षीय योजना से भी जो है प्रत्येक शिफ्ट में जो है देखने को क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो चलिए इनसे जुड़ी कुछ प्रमुख फैक्टों को देख लेते हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो था वो हेराल्ड मॉडल के आधार पर जो है डोमर के मॉडल पर आधारित था। पहला पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि हेराल्ड मॉडल डोमर जो थे मॉडल इन्हीं पर आधारित था। वहीं देखें तो यह जो है इसकी जो शुरुआत किया गया था पहली पंचवर्षीय योजना का, यह जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो है 1951 से 56 की अवधि के दौरान किया गया था। यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो 1951 से 56 थी। कुछ दशकों में देखा जाए तो हेराल्ड डोमर पर जो है यह मॉडल आधारित था। इसका जो मुख्य केंद्र था, इसको जो केंद्रित किया गया था वह कृषि पर मुख्य रूप से फोकस किया गया था। इसके दौरान जो है कुल विकास दर जो है 3.6% की वृद्धि दर प्राप्त की थी, जबकि 2.1% जो है विकास लक्ष्य निर्धारित किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है देखा जाए तो 5 ITI जो था इसकी स्थापना किया गया था। यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही जो है देश में 5 IIT संस्थानों का स्थापना किया गया था। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्यों कितने मूल कर्तव्य जो थे जोड़े गए थे। तो 42वें संविधान संशोधन में कुल देखा जाए तो कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो 10 इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो 42वें संविधान संशोधन से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों में देखें तो 42वें संविधान संशोधन जो कि भाग 4 के क एवं अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। वहीं देखें तो 2002 में जो है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। यानी कि वर्तमान में देखा जाए तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में। 44वें संविधान संशोधन के तहत देखा जाए तो 1978 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटाकर जो है इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था और इसे जो है 300 के ए में अंतर्गत रख दिया गया है। नेक्स्ट देखें तो 79वें संविधान संशोधन 2003 में जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से अलग कर दिया गया था। यानी कि 79वें जो संविधान संशोधन हुआ था 89वें 2003 के में किया गया था। इसके तहत जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग इन दोनों को जो है अलग कर दिया गया था। और 2003 में ही जो है 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली इन 3 भाषाओं को जो है राष्ट्रीय देखा जाए तो आधिकारिक तौर पर जो है भाषाओं के रूप में दर्जा दिया गया था। और एक बात यह भी ध्यान में रखिएगा कि जो मौलिक कर्तव्य है वह रूस के संविधान से लिया गया था, तो यह भी ध्यान में रखिएगा। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सिजदा एवं पैबोज प्रथा कहाँ से ली गई थी। तो सिजदा एवं पैबोज जो प्रथा ली गई थी वो ईरान दरबारी से लिया गया था, यानी कि ईरान से लिया गया था। तो ईरान इसका करेक्ट आंसर होता। तो इनसे जुड़े कुछ प्रमुख फैक्ट को देखा तो यह जो है ईरानी दरबार से लिया गया एक प्रथा था जो कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बलबन के द्वारा अपनाया गया था। यानी कि दिल्ली सल्तनत में जो है इसकी जो शुरुआत है बलबन के द्वारा किया गया था। वहीं देखें तो सिजदा का जो मतलब जो होता है, सिजदा मतलब कि सुल्तान के सामने आपको सिर झुकाना एवं नमस्कार करना है, और पैबोज का अर्थ जो होता है सुल्तान के पैरों को चूमना। यही था सिजदा एवं पैबोज प्रथा। वहीं देखें तो सिजदा एवं पैबोज प्रथा जो था तीसरे मुगल बादशाह अकबर या शाहजहां, ये इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है क्योंकि कहीं पर जो है अकबर दिया गया है, कहीं पर शाहजहां दिया गया है कि किनके द्वारा जो है सिजदा एवं पैबोज प्रथा को जो है खत्म किया गया था। तो हमारे समझ से ऐसे लगता है कि शाहजहां ही इसका करेक्ट आंसर होगा कि शाहजहां के द्वारा जो है सिजदा एवं पैबोज प्रथा को जो है खत्म किया गया था। वहीं देखें तो दोबारा जो है मुगल शासक जो आखिरी जो शासक हुए थे औरंगजेब, इसके द्वारा जो है सिजदा एवं पैबोज प्रथा को पुनः शुरू किया गया था। यानी कि दोबारा जो है औरंगजेब के द्वारा सिजदा एवं पैबोज प्रथा को शुरू कर दिया गया था। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछा गया था, तो सबसे कम जो जनसंख्या है वो सिक्किम में है, तो सिक्किम इसका करेक्ट आंसर होता। जैसे कि दोस्तों जनगणना से भी डिफिनेट हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो जनगणना भी जरूर पढ़ के जाइएगा, जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है। तो चलिए जनगणना से संबंधित कुछ प्रमुख फैक्टों को देख लेते हैं। जनगणना 2021 के से संबंधित प्रमुख तथ्यों में देखें तो 2011 को जो जनगणना हुआ था वह आज़ादी के बाद कुल 7वीं जनगणना थी, जबकि ओवरऑल देखा जाए तो कुल 15वीं जनगणना थी। यानी कि ओवरऑल में 15 है, जबकि आज़ादी के बाद जो है कुल 7वीं जनगणना थी। 2011 के जनगणना में जो है जो नारा दिया गया था, हमारा जनगणना हमारा भविष्य, इसका मुख्य नारा था। वहीं देखें तो CM चंद्रमौली जो कि जनगणना 2011 के जो है मुख्य जनरल रजिस्ट्रार एवं मुख्य चुनाव आयुक्त थे। यानी कि 2011 का जो जनगणना हुआ था उसके मुख्य चुनाव आयुक्त CM चंद्रमौली थे। नेक्स्ट देखें तो उत्तर प्रदेश जो कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य था, उसके बाद महाराष्ट्र था। यानी कि दूसरे स्थान पर जो है महाराष्ट्र आता है, उसके बाद जो है बिहार है। नेक्स्ट देखें तो देश में जो है लिंगानुपात जो है पूरे ओवरऑल पूरे देश का वह 943 महिला प्रति 1000 पुरुष है। नेक्स्ट जो कि हरियाणा में देखा जाए तो सबसे कम लिंगानुपात है, जो कि प्रति 1000 पुरुष पर 877 महिलाएं हैं। बिहार में जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है 2011 के जनगणना के अनुसार। वहीं देखें तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जो कुल साक्षरता है वो 74% था, जबकि सबसे कम जो है बिहार का था, जो कि 63.82%। बिहार जो कि सबसे कम साक्षर राज्यों में है। वहीं देखें तो शहरी क्षेत्र में रहने वाले का जो प्रतिशत था वह 62.17%, जो कि शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले की संख्या थी। यह सभी जो है 2011 के जनगणना के अनुसार है, तो इन सभी फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, साक्षरता का मानक क्या है? साक्षरता का मानक एक इस रूप में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका प्रॉपर हमें क्वेश्चन भी नहीं प्राप्त हो पाए थे, और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था शायद स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था। तो साक्षरता दर से संबंधित जो भी फैक्ट है आपको कवर करवा देता हूँ, आप देख लीजिएगा। बाकी आपके ऑप्शन जो है किस रूप में दिए गए थे। साक्षरता दर देखा जाए तो साक्षरता दर जो निकाला जाता है वो प्रॉपर किसी क्षेत्र के साक्षर लोगों की संख्या एवं उस देश क्षेत्र या उस समूह की जो है कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं। उसके बाद जो है उन लोगों के प्रतिशत निकालने के लिए जो है प्रतिशत प्राप्त करने के लिए 100 से गुना करते हैं। उसके बाद जो है हमें साक्षरता दर प्राप्त हो जाती है उस क्षेत्र की। वहीं देखें तो इसे जो है एल से मतलब किया जाता है, इंगित किया जाता है, जिसे जो है साक्षर लोगों की संख्या कहते हैं। साक्षर के अंतर्गत उन लोगों को मतलब रखा जाता है जो पढ़ने लिखने बोलने एवं प्रभावी ढंग से सुनने में सक्षम होते हैं। इन सभी को जो है साक्षर के अंतर्गत काउंट किया जाता है। बाकी आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन जो है किस रूप में पूछे गए थे। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर भारत के मैदानी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो उत्तर भारत के जो मैदानी भाग में मिट्टी पाई जाते हैं उन पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर या भांगर कहते हैं। तो बांगर इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो नवीनतम जलोढ़ मिट्टी जो होती है, जो नदियों के द्वारा जो बाढ़ के द्वारा जो लाई जाता है, जो उसके द्वारा जो नई मिट्टी का निर्माण होता है, उन नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। यानी कि नई जलोढ़ मिट्टी को खादर एवं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। नेक्स्ट देखें तो काली मिट्टी को रेगूर के नाम से भी जानते हैं। वहीं देखें तो चिकनी मिट्टी जो कि एक भारी मिट्टी होती है जिसमें उच्च पोषक तत्वों की से लाभान्वित होती है। तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम भारतीय महिला रेसलर जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीती थी। यानी कि प्रथम जो महिला थी वह रूपा उन्नति कृष्णन थी। तो रूपा उन्नति कृष्णन इसका करेक्ट आंसर होता। उन्नति कृष्णन जो कि राष्ट्रमंडल खेल में पहला स्वर्ण पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलेटिक्स थी। इनसे जुड़े कुछ अन्य प्रमुख फैक्टों को देख लेते हैं। देखा जाए तो विनेश फोगाट जो कि राष्ट्रमंडल खेल एवं एशियाई खेलों में दोनों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला पहलवान थी। गीता फोगाट जो कि एक फ्री स्टाइल पहलवान है जिन्होंने 2010 में राष्ट्रमंडल खेल में कुश्ती में जो है पहला स्वर्ण पदक भारत को दिलाए थे। ओलंपिक पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला
कर्नम मल्लेश्वरी थी। यानी कि ओलंपिक के क्षेत्र में देखा जाए तो महिला के क्षेत्र में सबसे पहले जो स्वर्ण पदक जीते थे वो कर्नम मल्लेश्वरी जीती थी। नेक्स्ट पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, यह बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप बनाने वाली पहली इकलौती भारतीय थी। नेक्स्ट रियो ओलंपिक 2016 में बैडमिंटन मैच के फाइनल में जो है पहुंचने वाली पीवी सिंधु ओलंपिक रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी एवं ओलंपिक पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला भी बनी थी। नेक्स्ट देखें तो आज़ादी के बाद जो है भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक 1948 में जो है लंदन ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम के द्वारा जीता गया था, जो कि उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। यानी कि आज़ादी के बाद भारत पहला जो स्वर्ण पदक जीता था और पहला जो पदक प्राप्त किया था 1948 में, जो कि लंदन ओलंपिक में जीता गया था पुरुष हॉकी टीम के द्वारा। नेक्स्ट केडी जाधव, जो कि यह जो है भारत के लिए एक पहला व्यक्तिगत पदक प्राप्त करने वाले थे और इनको द्वारा जो है 1952 में जो है हेलसिंकी ओलंपिक में बैडमिंटन वर्ग के अंतर्गत देखा जाए पैड बैडमिंटन के अंतर्गत जो है कांस्य पदक इन्होंने जीता था। पैड बैंटम वेट के वर्ग के अंतर्गत जो है कांस्य पदक इन्होंने जीता था केडी जाधव। नेक्स्ट देखें तो 2008 में जो है बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा पुरुषों में जो है 10 मीटर एयर राइफल में जो है स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले ओलंपिक में देखा जाए तो व्यक्तिगत स्वर्ण पदक पाने वाले पहले भारतीय बने थे। यानी कि पहले व्यक्तिगत स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले जो थे 2008 में प्राप्त किए थे ये अभिनव बिंद्रा थे। नेक्स्ट मेनका बत्रा जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, इन्होंने जो है 2020 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जम्मू कश्मीर में विवाह के समय किया जाने वाला नृत्य है, तो जम्मू कश्मीर में जो है विवाह के समय कौन सा नृत्य किया जाता है, तो शायद यही क्वेश्चन पूछा गया था। जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश बताया जा रहा था। तो जो इन सभी से संबंधित जो भी फैक्ट है आपको कवर करवा देता हूँ, आप देख लीजिएगा कि आपको जो है किसके बारे में पूछा गया था। तो वैसे देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में जो है विवाह के समय जो नृत्य किया जाता है उसे हाफिजा नृत्य कहते हैं। तो हाफिजा नृत्य इसका करेक्ट आंसर होता है। हाफिजा नृत्य जो कि जम्मू कश्मीर में जो है शादियों के दौरान किया जाने वाला एक नृत्य है। नेक्स्ट देखें तो नाटी नृत्य जो कि यह भी जो है पारंपरिक विवाह के दौरान जो या तो नई फसलों के दौरान जो है किया जाने वाला नृत्य है, यह जो है हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत किया जाता है। तो इनमें से आप देख लीजिएगा कि हिमाचल प्रदेश पूछा गया था या फिर आपको जम्मू कश्मीर पूछा गया था। यदि हिमाचल प्रदेश पूछा गया था तो नाट्य नृत्य होगा और यदि जम्मू कश्मीर तो हाफिजा नृत्य इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी देख लेते हैं कुछ अन्य प्रमुख फैक्टों को, जैसे कि हाथी मना नृत्य जो कि राजस्थान में भील जनजातियों के द्वारा किया जाता है, जो कि यह भी एक विवाह समारोह के दौरान किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट देखें तो डम कचा नृत्य जो कि झारखंड में विवाह समारोह के दौरान किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट खोरिया नृत्य, यह जो है नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जो कि शादियों एवं त्योहारों के दौरान किया जाता है। यह जो है हरियाणा के मध्य क्षेत्र में लोकप्रिय है। यानी कि हरियाणा में जो है शादी के दौरान जो किया जाने वाला नृत्य है वह खोमिया नृत्य है। नेक्स्ट देखें तो छोलिया नृत्य जो कि यह उत्तराखंड के अंतर्गत कुमायूं में प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कुमायूं में जो है प्रसिद्ध नृत्य है। यह भी जो है शादी के दौरान या प्रमुख त्योहारों के दौरान जो है किया जाने वाला नृत्य है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक डीएनए से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, तो इसका प्रॉपर में क्वेश्चन तो नहीं प्राप्त हो पाए थे। तो डीएनए से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको कवर करवा देता हूँ। अब बाकी आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन जो है किस रूप में दिए गए थे। तो डीएनए से संबंधित प्रमुख फैक्टों में देखें तो डीएनए जो है एक न्यूक्लियोटाइड एक से बनाया होता है। डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड के अंतर्गत जो होता है वो 2 घटक होते हैं। इसके अंतर्गत जो है एक बैकबोन जो होता है वह शुगर डीऑक्सीराइबोज एवं फास्फोरस समूह से बना होता है और नाइट्रोजन बेस जिन्हें साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन और गुआनिन इन समूह से बने होते हैं। और वहीं देखें तो थाइमिन और एडेनिन जो होते हैं वह डबल बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं, जबकि यूरेसिल एवं गुआनिन जो होते हैं ये जो होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इन्हें भी ध्यान में रखिएगा।
वहीं देखें तो डीएनए एक कार्बनिक रसायन है जिन्हें प्रोटीन संश्लेषण के लिए आनुवंशिक रूप से जानकारी जो है केंद्रित होते हैं, यानी कि इसमें जो है शरीर की सारी सूचनाएं जो है इन्हीं में केंद्रित होती हैं और यह जो है एक वंश से दूसरे वंश के अंतर्गत जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जो है सभी सूचनाओं को जो है हस्तांतरित करते हैं, यानी कि माता पिता के सारी जो सूचनाएं हैं वो डीएनए में अंतर्गत होती हैं और इसी के तहत जो है डीएनए के अनुसार ही उसकी संतति में जो है हस्तांतरित किया जाता है सारी सूचनाओं को। वहीं देखें तो डीएनए का जो डबल हेक्सल जो संरचना था वह वाटसन एवं क्रिक के द्वारा जो है फ्रांसीसी जो थे क्रिक इनके द्वारा जो है बनाया गया था डबल हेक्सल मॉडल। इन्हीं के लिए जो है इनको 1962 ईस्वी में जो है नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था वाटसन एवं क्रिक को। तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आत्मनिर्भर भारत योजना से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रॉपर तो इस व्यू में नहीं था तो लेकिन शायद पूछा गया था कि आत्मनिर्भर भारत से संबंधित। तो इनसे संबंधित जो भी फैक्ट है आपको कवर करवा देता हूँ, आप देख लीजिएगा। देखा जाए तो आत्मनिर्भर भारत की जो शुरुआत है वह 13 मई 2000 ईस्वी को किया गया था। इसे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है शुरू किया गया था, यानी कि कोविड-19 जो हुआ था, कोविड आया था, उसके बाद ही इसको शुरू किया गया था आत्मनिर्भर भारत अभियान को। इसके अंतर्गत देखा जाए तो आत्मनिर्भर जो भारत अभियान था इसके कुल 5 मुख्य पिलर थे। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम और डेमोग्राफी और डिमांड, ये जो थे कुल 5 पिलर जो है आत्मनिर्भर अभियान के ये 5 प्रमुख पिलर थे। वहीं देखें तो इसके अंतर्गत जो है जीडीपी के करीब 10% के बराबर यानी कि 20 लाख करोड़ रुपए जो है पैकेज शुरू किया गया था और भूमि, श्रम और नकदी और कानून पर जोर दिया गया था और श्रमिक, मजदूर, मध्यम वर्ग और उद्योग समेत हर वर्ग के लिए जो है प्रावधान किए गए थे। तो इनमें से आप देख लीजिएगा कि आपके जो है आत्मनिर्भर अभियान से संबंधित किस रूप में जो है आपको क्वेश्चन दिया गया था। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद आए तो चैनल को एक लाइक जरूर करके जाइएगा दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह के सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए दोस्तों ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।